नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे सोशियोलॉजी बीए थर्ड सेमेस्टर के चैप्टर संख्या 3 के बारे में। इससे पहले 2 क्लास आप लोगों ने बहुत ही बारीकी के साथ समझा, जिसमें हमने सामाजिक परिवर्तन के बारे में विस्तार से आपको बताया। सोशल चेंज की अर्थ परिभाषा, विशेषता, उसकी जो क्वालिटीज हैं, सब कुछ आपको बताया। इसके साथ ही साथ में चैप्टर 2 में आप देखेंगे कि हमने उसमें आपका महत्व, सामाजिक परिवर्तन के कारक, सामाजिक परिवर्तन के और तमाम प्रकार के दिशाएं किस तरीके की होता है, सामाजिक परिवर्तन का प्रकार, सब कुछ आपको मैंने विस्तार समझाया और प्रैक्टिस सेट भी उसके साथ साथ मैंने हल करवाया आपका, यानी कि टेस्ट भी आपका लिया उस वीडियो के माध्यम से। अब जो तीसरा चैप्टर होगा सेम उसी पैटर्न पर तीसरा चैप्टर होगा। इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, सामाजिक परिवर्तन के मुख्य कारक के बारे में पढ़ना है और डिटेल से जानना है। ठीक है, आइए अब हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज, ठीक है, यानी चैप्टर का नाम है आपके चैप्टर संख्या 3। आप लिख, सबसे पहली बात, सबसे पहला कारक आपका होता है प्राकृतिक कारक, यानी कि भौगोलिक कारक। इसको समझते हैं भाई, बहुत ही बारीकी के साथ आपको बताने का प्रयास रहेगा। प्राकृतिक या भौगोलिक कारक, हेडिंग डालिएगा नेचुरल और जियोग्राफिकल फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज, यानी सामाजिक परिवर्तन में भौगोलिक कारकों का या प्राकृतिक कारकों का कितना योगदान होता है, वो चीजें हम यहाँ पर समझेंगे बहुत ही बारीकी के साथ और बहुत ही सरल तरीके से। जैसा कि आप पिछले 2 चैप्टर्स में आप देख चुके होंगे, ऐसे ही सेम पैटर्न पर मैं समझाने का प्रयास, और जो नोट्स मैंने तैयार किया है बहुत ही सरल भाषा में तैयार किया है। बड़ी मेहनत लगी है इस नोट्स को लिखने में, तैयार करने में, तो इसको समझे प्लीज और वीडियो को लाइक भी करते रहे। देखिए, इसकी भौगोलिक कारक क्या होता है सामाजिक परिवर्तन का, जैसे कि जब प्रकृति में बदलाव आता है, जैसे कि भूकंप आ जाए। ठीक है, भूकंप से क्या होता है, आसपास के पर्वतीय जो इलाके होते हैं वहां पर तमाम चीजें होती हैं और घर वगैरह उसमें टूट जाते हैं, तमाम सारी चीजें होती हैं। ठीक है, वहां से लोग अपना घर वर हटा करके कहीं अलग जा करके बसते हैं, तो विस्थापन होता है। समाजशास्त्र का एक टॉपिक है विस्थापन, विकास, ऐसे बांध बन, तो ये प्राकृतिक कारकों की वजह से हुआ है। ठीक है, एक और ऐसे मान लेते बांध बन गया, या फिर कोई मानव निर्मित चीजें, आगे मानव निर्मित आपदाओं की वजह से भी चीजें हो सकती हैं। तो बाढ़ हो गया, भूकंप, बाढ़ आ गया, पूरा का पूरा घर बह गया, तमाम अभी वीडियोस चल रहे होंगे, आप देख रहे होंगे। सूखा पड़ जाता तो भी तमाम चीजें आती हैं। जलवायु परिवर्तन हो गया, या नदियों का रुख बदलना, नदियां अपना मार्ग बदल दें। जैसे बिहार में जो कोसी नदी है वो अपना मार्ग बदलती रहती है, इस वजह से क्या हो रहा है, हमेशा वहां पर बाढ़ आती है, इसीलिए बिहार की शोक कहा जाता है कोसी नदी को। ऐसे ही ये चीजें, ये तमाम प्रकार की जो क्रियाएं होती, तमाम प्रकार की जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, इनसे जो होता है समाज काफी प्रभावित होता है। ठीक है, तो समाज को अपनी जीवन शैली बदलनी पड़ती है, इनके अकॉर्डिंग आवास, व्यवसाय और संबंधों में तमाम बदलाव हो जाता है। समाज में मान लेते हैं, एक समाज में कहीं पर कोई व्यक्ति रह रहा है, वहां पर भूकंप आ गया तो उसको दूसरे समाज में जाना पड़ेगा, वहां की रीति रिवाज संस्कृति जाननी पड़ेगी। ऐसे ही बाढ़, भूकंप, इन सभी प्राकृतिक आपदाओं के आने से, जलवायु परिवर्तन के द्वारा तमाम प्रकार के जीवन शैली में चेंजमेंट आता है, आवास में आपके बदलाव आता है, व्यवसाय आपका बदल जाता है और संबंध भी आपके बदल जाते हैं। ठीक है, या परिवर्तन मजबूरी में होता है। ठीक है, कोई अपने मन से नहीं कहीं दूसरे संस्कृति में जाकर के रहना चाहता, उसका विस्थापन होता है और उसके कई कारण हो सकते हैं और ठोस कारण है भाई, उसमें मजबूरी में जाना ही पड़ेगा उसको। उससे घर बह गया, उसका घर डूब गया नदी में, तो अब कहाँ पर रहेगा, कहीं अलग जाकर घर बनाएगा। पर समाज की दिशा बदल देता है ये, यानी समाज की दिशा और समाज की दशा दोनों बदल जाती है इन तमाम प्रकार के भौगोलिक कारकों के हो जाने से। समाज पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 2 उदाहरण के माध्यम से आपको इस कारक के बारे में आपको समझाऊंगा, प्राकृतिक कारक या फिर आपका भौगोलिक कारक। देखिए, उदाहरण नंबर 1, जब सुनामी आई तो तटीय क्षेत्रों के लोग अपनी पारंपरिक जो मछुआरों की आजीविका थी उसको छोड़ करके शहरों की ओर पलायन कर गए। शहरों पर किसी फैक्ट्री वगैरह में नौकरी करने लगे। जो काम मछुआरे करते थे, मछली पकड़ने का, वो काम नहीं कर पा रहे क्योंकि वो तटीय इलाके जो थे वो डूब गए। सुनामी आ गई, सुनामी मतलब कि समुद्र में जो ऊंची ऊंची लहरें उठ करके आती हैं, तो उसमें क्या होता है, पूरा सब तटीय इलाका डूब जाता है। जो मछुआरे वगैरह थे उनका जो धंधा पानी था, सब सारे धंधे उसके उनके चौपट हो गए। जब सारे धंधे उनके चौपट हो जाते बेटा, तो फिर वो लोग क्या करेंगे, फिर वो लोग जाकर के शहरों में अपना नौकरी करेंगे, तो समाज बदला। दूसरा उदाहरण क्या है, उत्तराखंड में ग्लेशियर पिघलने से, ग्लेशियर क्या होते हैं, बड़े बड़े पहाड़ पर्वतों पर, उत्तराखंड पर्वतीय इलाका है, वहां पर जब बड़े बड़े पहाड़ पिघले और उनके पिघलने से बर्फीले क्षेत्रों के लोग नीचे मैदानों में बसने लगे और वहां का आर्थिक सामाजिक ढांचा जो है पूरा का पूरा बदल गया। जो लोग पर्वत पर रहते थे वो मैदानी भागों में भागने लगे। इस तरीके से तमाम परिवर्तन आपको देखने को मिलता है।
तो भौगोलिक कारकों के से इस तरीके के परिवर्तन पूरे के पूरे समाज में आपको देखने को मिलता है, यानी सामाजिक कारक ये हो गया आपका। ठीक है, दूसरा कारक है जनसंख्यात्मक कारक। जनसंख्या के बढ़ने और घटने से समाज में परिवर्तन होता है, समाज पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। जनसंख्या बढ़े तभी जो है प्रभाव पड़ेगा, घटे तब भी। ठीक है कि जनसंख्यात्मक संबंधी कारक सामाजिक परिवर्तन के डेमोग्राफिक फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज। देखिएगा इसमें कि जब जनसंख्या बढ़ती है या घटना या कोई एक प्रकार जनसंख्या घटती है, घटे चाहे बढ़े, दोनों स्थितियों में समाज के संसाधनों पर दबाव पड़ता है। यानी जैसे कि जनसंख्या बढ़ेगी तो संसाधन बहुत ज्यादा मात्रा में दोहन किया जाएगा, जनसंख्या घटेगी तो संसाधन उतना दोहन नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें होती है। यह शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, आवास आदि सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है। खूब ज्यादा जनसंख्या हो जाएगी तो मलिन बस्तियों का निर्माण होगा, लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहेंगे, समाज में मारपीट का माहौल बनेगा, जनसंख्या के बढ़ने से लोगों को खाना नहीं मिल पाएगा, गरीबी फैलेगी, बेरोजगारी फैलेगी, समाज जो होगा वो टुकड़ों में बटा रहेगा, समाज में वैमनस्यता फैलेगी, एक दूसरे को लोग मारना काटना चालू कर देंगे। ऐसे तमाम प्रकार की चीजें आपको वहां पर मिलेंगी। ठीक है, इस तरीके से चीजें आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, जिससे सामाजिक नीति और व्यवस्था में परिवर्तन आ जाता है जनसंख्या के बढ़ने या घटने से। कैसे आता है, आइए दो उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। देखिए, पहला उदाहरण है, भारत में जनसंख्या बढ़ने पर सरकार ने हम दो हमारे दो जैसे परिवार नियोजन अभियान शुरू कर दिया। यानी कि अब जनसंख्या जब बढ़ी खूब ज्यादा दबा करके, सरकार ने कहा कि हम दो हमारे दो, एक नीति चलाई। यानी कि हमारे दो बच्चे होंगे, हम दो पति पत्नी है और हमारे दो ही बच्चे होंगे, एक लड़का एक लड़की। अब दो चाहे लड़की हो जाए चाहे दो लड़का हो जाए, उसके बाद में आपको प्रयास नहीं करना है बच्चों के लिए। ठीक है, ये सरकार ने चला ताकि जो है जनसंख्या ज्यादा बढ़े ना। दूसरी बात है, युवा जनसंख्या बढ़ने से कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। जब जनसंख्या मान लेते हैं बढ़ती है, लेकिन जनसंख्या आपकी बढ़ रही युवा जनसंख्या है आपके देश में, तो इससे क्या होगा, स्टार्टअप होगा जाएगा और स्किल डेवलपमेंट वाले कोर्स बढ़ेंगे, इससे देश को फायदा होगा। ठीक है, ये दो सिचुएशन में दोनों चीजें आपके मैंने बताई उदाहरण के माध्यम से, जनसंख्या के बढ़ने से और घटने से समाज में बुरा और जो है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों टाइप का परिवर्तन संभव हो पाता है। तो तीसरा कारक होता है आर्थिक कारक, समाज में परिवर्तन का आर्थिक कारक। हेडिंग डालिएगा। देखिए, आर्थिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर्स, इनको आप चाहें तो बहुत विस्तार से समझे, खूब डिटेल से, लेकिन कोई जरूरत नहीं उतना डिटेल से समझने की। आप बस इन चीजों को समझें, इन चीजों को देखें, ये सब चीजें आप लिख देंगे, आपका आसानी से हो जाएगा। इसको आप और समझा करके लिख सकते हैं। देखिए, जब समाज की आर्थिक संरचना में बदलाव होता है, आर्थिक यानी इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर में बदलाव होता है, चाहे वो काम करने के को लेकर के हो या तमाम सारी चीजों को लेकर। पहले जो काम, पहले मशीन लोग मतलब पहले लोग जो काम हाथों से करते थे, आजकल वो सारे काम मशीनें कर रही हैं। औद्योगिकरण का विकास हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई 1688 में, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, उसमें आप देखिए तमाम प्रकार के जो है बदलाव आए समाज में, तमाम चीजें हुई, तो उन सभी के बदलावों की वजह से ये सब चीजें सामने आई। ठीक है, जैसे नई तकनीकी का आगमन हो गया। ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, उद्योगों का विकास हुआ, तमाम सारे फैक्ट्री बने, तमाम सारे उद्योग स्थापित हो गए। बेरोजगारी और गरीबी जो थी एक प्रकार से वो कहीं ना कहीं पे उद्योगों के आ जाने से और बढ़ गई। उद्योगों में भले काम करने वाले लोग जो है ज्यादा मतलब कि काम काम मिलने लगा, लेकिन उद्योगों में काम मिला, लेकिन जैसे जो काम 100 लोग करते थे हाथों से, वही काम उद्योगीकरण की वजह से 10 ही लोग या 5 ही लोग में 100 लोगों का काम 10 लोग कर ले रहे हैं। बाकी 90 के आपके बेरोजगार हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, इससे गरीबी फैलेगी। यानी बेरोजगारी होगी तो गरीबी फैलेगी, और गरीबी फैलेगी भुखमरी फैलेगी। ठीक है, तो इन सभी से गरीबी, बेरोजगारी और इन सभी का संबंध अलग होता है। गरीब व्यक्ति आपस में लड़ाई झगड़ा भी कर लेते हैं, अमीरों का झगड़ा दूसरे तरीके का होता है, गरीबों का झगड़ा अलग तरीके का होता है। ठीक है, वो मेढ़ के लिए झगड़ा करते हैं गरीब लोग गाँव में, किसके लिए, मेढ़ी के लिए झगड़ा करते हैं। एक जो है मेढ़ी वो काट लेंगे, दूसरी उधर से काट ले, हाँ ठीक है, इस तरीके से मारपीट होती है। दीवार उठाएंगे तो एक एक बित्ता अगर उसमें कर ले तो बहुत बड़ा अपने आप को तीरंदाज समझेंगे। मतलब यही सब चीजें होती है गाँव वगैरह में, इसी इसी सब पे मारपीट होती है और बाकी कोई मामला नहीं होता है। गाँव में कोई बहुत बड़े पैसे का मार नहीं मतलब झगड़ा नहीं होता है। शहरों में क्या है, बहुत जब झगड़ा होता है तो या तो धर्म के नाम पर हिंसा होगी या फिर कुछ होगा। गाँव वगैरह में से धार्मिक हिंसाएं बहुत कम ही आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ये शहरों में होते हैं सब बड़े बड़े दंगे। तो उद्योगों का विकास, बेरोजगारी, गरीबी पनपी है, तो सामाजिक संबंध बदले हैं, वर्ग संरचना और मूल्यों में बदलाव बहुत कुछ हुआ है। सामाजिक मूल्य बदले हैं, वर्ग संरचना बदली है, पहले वर्ग कई सारे थे, पहले तमाम एक 4 वर्ण थे, फिर जातियां बदली, जातियों में तमाम सारी चीजें हुआ, अमीर वर्ग, गरीब वर्ग, ये सब तरीके तमाम सारी चीजें हुई, सामाजिक संबंधों में बदलाव आया। दो उदाहरण के माध्यम से समझे आर्थिक कारकों से किस तरीके से समाज में परिवर्तन होता है, आर्थिक कारकों से सामाजिक परिवर्तन कैसे कैसे होता है।
देखिए उदाहरण एक, हरियाणा में औद्योगिक विकास से क्या हुआ, किसानों ने खेती छोड़ करके क्या किया, फैक्ट्री में नौकरी करना शुरू कर दिया। जब खेती छोड़ दिया, फैक्ट्री में नौकरी करना शुरू कर दिया, तो औद्योगिकरण का विकास हुआ, उद्योगों को और बढ़ावा मिला। ठीक है, खेती कम हुई, उद्योगों का विकास हुआ। दूसरा उदाहरण समझे, नोटबंदी के बाद में क्या हुआ, डिजिटल पेमेंट शुरू हो गया, गूगल पे, फोन पे, इन सभी के माध्यम से हम और आप पेमेंट करने लगे। और ऑनलाइन बैंकिंग ने लोगों की आर्थिक आदतों को बदल दिया। जैसे आज अभी ऑनलाइन पेमेंट करके या डिजिटल पेमेंट करके आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। पहले क्या था, आप हमारे कोर्स से नहीं जुड़ पाते थे, आपको फीस कैसे पेमेंट करना था, तो ऑनलाइन माध्यम से आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। आपको अगर कोर्स में ज्वाइन होना है, 9161936062, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर एसएमएस कीजिएगा। क्या, अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में हो, अपने सेमेस्टर का नाम लेकर के भेज दीजिएगा। थर्ड सेमेस्टर में हो, आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, क्यूआर कोड, इसी क्यूआर कोड पर आपको स्कैन कर देना है। डिजिटल पेमेंट करना आप जानते होंगे, अगर आप नहीं जानते तो किसी दूसरे से आप करवा सकते हो, जो गांव वगैरह में करते। डिजिटल पेमेंट मतलब कि इसे गूगल पे निकाला, अपना गूगल पे स्कैन किया और तुरंत जो है भेज दिया। फोन पे पेमेंट जो भी आपका होता है, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, दुनिया भर का जो भी होता है, नाबी वाबी तमाम सारे हैं, उन सभी के माध्यम से आप स्कैन करेंगे, कहीं से भी स्कैन करेंगे, 100 रुपीज फीस तुरंत आएगा। और जब वो पहुंच जाएगा, उसके अंदर कुछ जो है देखा जाएगा, उसके अंदर आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा, जहां पर आपको लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे सभी सब्जेक्ट का। जैसे कि ये आपका चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 सभी का पीडीएफ मिलेगा। यूनिट नंबर 1 का पूरा, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, सभी का आपको मिलेगा मात्र और मात्र 100 रुपए फीस में। केवल एक सब्जेक्ट ही नहीं, बल्कि बल्कि कितने, 3 मेजर सब्जेक्ट, एक माइनर सब्जेक्ट, एक को करिकुलर सब्जेक्ट, यानी कि आपके 5 सब्जेक्ट की तैयारी मात्र और मात्र 100 रुपए फीस में आपकी करवाई जा रही है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो 100 रुपए फीस में केवल कितने सब्जेक्ट, केवल 5 सब्जेक्ट नहीं, मतलब केवल एक सब्जेक्ट नहीं, केवल सारे के सारे 5 सब्जेक्ट की तैयारी आपकी हो जाएगी मात्र 100 रुपए फीस में। जिनको भी जुड़ना है तुरंत जुड़ जाइए, व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिएगा, ठीक है, व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिए और तुरंत जुड़ जाइए, ठीक है। सभी सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ पर होगी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, संस्कृत, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, तुरंत एसएमएस कीजिए। लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, महामैराथन क्लास, महासंग्राम क्लास, चैप्टर वाइज क्लास, चैप्टर वाइज मॉडल पेपर नोट्स, सब कुछ आपको मिलेंगे यहाँ पर। सभी सब्जेक्ट के ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो चौथा कारण आपका क्या है बेटा, चौथा कारण है राजनीतिक कारक, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन के राजनीतिक कारकों के बारे में समझें। राजनीतिक कारक, पॉलिटिकल फैक्टर्स। देखिए, राजनीतिक व्यवस्था, कानून और शासन प्रणाली समाज को दिशा देते हैं। राजनीतिक व्यवस्था जो होती है, राजनीतिक कारक बहुत सारे, राजनीति में कोई संशोधन हुआ, संसद भवन में बैठकर कोई नियम बन गया, तिरपत तलाक से लेकर के तमाम प्रकार के नियम कानून बना करके समाज में तमाम परिवर्तन किया गया है। विधवा विवाह अधिनियम बना करके, चाहे वो या कोई भी अधिनियम हो, समाज में या फिर धर्म में तमाम परिवर्तन किए जाते हैं सरकारों के द्वारा। जब किसी देश में शासन परिवर्तन या नीति बदलाव होता है, तो समाज के अधिकार बदलते हैं, समाज के कर्तव्य बदलते हैं, समाज के संबंध भी बदल जाते हैं। यानी संबंध, कर्तव्य और अधिकार, इन सभी बदलाव होता है समाज में। उदाहरण के रूप में समझे जो राजनीतिक परिवर्तन, सामाजिक सोशल चेंज का, जैसे 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद जातीय भेदभाव को संविधान में समाप्त कर दिया गया, अस्पृश्यता का अंत किया गया, सब कुछ आपको मिलता है, तो समाज बहुत बदल गया उसके बाद में, ठीक है। ये राजनीतिक कारक हुआ। जैसे ही मंडल आयोग लागू होने पर पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण नौकरियों में मिलने लगा, हर जगह पर 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई, जिससे सामाजिक ढांचे में बड़ा बदलाव हुआ, समाज में समानता के भाव को दिखाने का प्रयास किया गया। ये सब चीजें आपको दिखाई गई। पांचवा कारक होता है आपका सांस्कृतिक कारक, यानी कल्चरल फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक कारक लिखिएगा, क्या लिखेंगे, संस्कृति में बदलाव। जैसे कि जैसे रीति रिवाज होता है, ये संस्कृति है, रीति रिवाज हो गया, परंपरा है, मान्यता है, ये सब संस्कृति के जो है अभौतिक पक्ष है, इसमें परिवर्तन होना सांस्कृतिक परिवर्तन कहलाता है। सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख आधार है, ये परिवर्तन धीरे धीरे होते हैं लेकिन गहराई से असर डालते हैं सांस्कृतिक परिवर्तन। सांस्कृतिक परिवर्तन जो होते हैं, मूल्यों में, विचारों में, रीति रिवाजों में, मान्यताओं में समाज में परिवर्तन होता है, किसकी वजह से, सांस्कृतिक कारकों की वजह से होता है। उदाहरण जैसे समझें, पहले स्त्रियां पर्दे में रहती थी, घूंघट काटती थी, यहाँ तक का, ठीक है, मध्यकाल में। लेकिन आज की स्त्रियां, आधुनिक स्त्रियां क्या है, इसकी वजह से शिक्षा और नौकरी में आगे बढ़ रही है और घूंघट ना काट करके बढ़िया पैंट शर्ट टाई लगा करके लड़कियां भी एक प्रकार से जॉब कर रही हैं। वो पैंट शर्ट पहन नहीं, जींस का पैंट, कटी फटी जींस, जो भी मन होता है उनका पहनती है, कोई उसमें बोलने नहीं जाता है कि कहीं कौन सी जींस पहन रहे हो। अब इसी स्वतंत्रता का फायदा, इसी एक प्रकार से अधिकारों का फायदा लोग, कुछ लोग गलत उठाते हैं। जैसे हीरो हीरोइन जो तमाम सारे हैं, ऐसे से भद्दे भद्दे कपड़े पहन करके फोटो डालते हैं सोशल मीडिया पर, कि पूरी आज की जनरेशन जो है खराब हो रही है।
उनको लगता है कि अगर हम कपड़े छोटा पहनेंगे तो हम ही खूबसूरत लगेंगे, ठीक है। और भाई जब आप ऐसे कपड़े पहनोगे तो इसमें दिक्कत होगी ना। जैसे आपका क्या है, कपड़ा बना हुआ है पहनने के लिए, या फिर आप देखो अब आप फिर आदि मानव बनते चले जा रहे हो अगर आप कपड़े कम पहनते हो तो। आप एक व्यवस्थित रहिए, एक मर्यादा में कपड़े पहनिए। अभी एक हीरोइन कोई फेमस हुई थी, अक्षय कुमार साहब ने भी उसको डांटा, बताओ। बड़े बड़े जैसे फेमस होने के चक्कर में लोग कुछ भी कर रहे हैं आजकल, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब कि कुछ भी बचा ही नहीं जो हो ना रहा हो आजकल। कोई भी ऐसा काम बचा नहीं है जो फेमस होने के चक्कर में लोग ना करें। इतने दीवानी सोशल मीडिया के लोग। मुझे कहता है कि भाई आगे चल करके जो तीसरा विश्व युद्ध या कुछ भी होगा वो इसी सब मतलब कि सोशल मीडिया का ही वार होगा। सोशल मीडिया पर बहुत कुछ होगा, ठीक है। बहुत बड़ा कुछ होगा, पक्का मैं बता रहा हूँ। मतलब इस पे कुछ ना कुछ जरूर होने वाला है और होता भी है आजकल। सोशल मीडिया इतनी कुछ आगे बढ़ गई है कि इसमें बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगता है। पहले स्त्रियां पर्दे में रहती थी, लेकिन आज क्या है, आधुनिक सोच की वजह से वे शिक्षा और नौकरी में आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप, आजकल के समाज में क्या है, लिव इन रिलेशनशिप जैसी अवधारणाएं भारत में पश्चिमी प्रभाव के कारण से समाज में स्वीकृत होने लगी। यानी कि आजकल बंबई में, दिल्ली में, बड़े बड़े शहरों में एक लड़का एक लड़की एक साथ बिना शादी के रात गुजार सकते हैं, एक साथ रहते हैं। समाज उसको एक्सेप्ट भी करता है। दिल्ली, बंबई या अलग अलग जो गोवा वगैरह में है, ठीक है, एक साथ एक लड़का लड़की रहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं कि शादी हुई कि नहीं हुई है। बिना शादी के, शादी एक सामाजिक तरीका होता है एक लड़का एक लड़की को एक साथ लाने का, ठीक है। लेकिन बिना शादी के एक कमरे में एक लड़का एक लड़की साथ में रहते हैं, उसी संबंध को रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं, ठीक है। ये शहरों में खूब चल रहा है और इसी की वजह से तमाम प्रकार के आप देख रहे सिस्टम खराब भी हो रहा है, बहुत ज्यादा खराब है। तो भारतीय समाज में ये कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन क्या हुआ, भारतीय समाज बदला पश्चिमी प्रभाव की वजह से। जो एक प्रकार से पश्चिम के जगत के देश है, वहां पर ये सब चीजें नॉर्मल है। कोई किसी के साथ रह रहा है, शादी होने के बाद में तमाम सारे रिश्ते, तमाम सारे संबंध बन रहे हैं। शादी से पहले शादी ही नहीं करते बहुत सारे लोग, ऐसे ही अपना उनका लड़का हुआ, लड़का कहीं अलग पड़ा हुआ, कहीं अलग उसको भेज दिए, या जिसका मन हो उसका रख लिया। एक शादी हुई फिर तलाक किए, फिर दूसरी शादी, तीसरी तलाक, इस तरीके से मतलब जीवन का मतलब एकदम से क्या करते हैं, पूरा मटियामेट कर देते हैं, इधर उधर पूरा भंग हो जाता है, उनका अस्थायित्व नहीं रहता पूरे जीवन में, ठीक है। ये सब चीजें हैं। ये समाज में परिवर्तन जो हो रहा है, ये इसी की वजह से, ये सांस्कृतिक कारक है परिवर्तन के, जो तमाम सारे परिवर्तन आपको दिखाई पड़ रहे हैं। अगला जो कारक होता है सोशल चेंज का, वो है वैज्ञानिक और तकनीकी कारक, यानी कि साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज। इससे क्या होता है, विज्ञान और तकनीकी समाज में क्रांति लाते हैं। इससे शिक्षा, चिकित्सा, संचार और व्यापार का तरीका बदल जाता है। आज जो है व्यापार का तरीका, शिक्षा का तरीका, सब कुछ बदल चुका है। ऑनलाइन माध्यम से आप शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं। इसका जो वास्तविक जो कारण रहा है, या वास्तविक जो इसका जो आधार रहा है, वो क्या रहा है, सामाजिक परिवर्तन कैसे हो रहा है। शिक्षा आप आज घर में बैठ करके मोबाइल फोन से पढ़ रहे हैं, नहीं पहले कॉलेज जाते थे पढ़ने के लिए, ठीक है। जब एग्जाम के समय में सीरीज छपती थी तब आप उसको पढ़ते थे। आजकल क्या है, शुक्ला एटी पॉइंट का नोट्स आप खरीद लो, आराम से पढ़ते रहो, कोई दिक्कत ही नहीं, जब चाहो तब पढ़ो। एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ो, मना एग्जाम से 6 महीने पहले से पढ़ना शुरू कर दो, जो भी पढ़ना हो पढ़ना शुरू कर दो, यानी कहीं पर भटकने का कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। ऑनलाइन माध्यम सब उपलब्ध हो चुका है। ये सब बदलाव ही तो है। ऐसे ही मोबाइल और इंटरनेट ने दूर दराज के इलाकों में शिक्षा और सूचना को पहुंचा दिया है, पहली बात। दूसरी बात, खेती में ट्रैक्टर और मशीनों के उपयोग ने कृषि के उत्पादन को, किसानों की जीवन शैली को, सभी को एकदम से बदल करके रख दिया है। पूरा सिस्टम एकदम से बदल गया है, सब कुछ जो है एकदम से चेंज हो चुका है। यानी समाज में बदलाव का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे जबरदस्त तरीका, सबसे तीव्र तरीका कोई रहा तो वैज्ञानिक और तकनीकी का विकास रहा है। पहले हम चिट्ठी लिखते थे, कहीं पर रहते थे तो किसी दूसरे को, आज फोन मिला देते हैं, वीडियो कॉल से बात करते हैं। इससे समाज में बदलाव हुआ कि नहीं हुआ। पहले लोग जब ठंडी का महीना होता था, लोग अलाव के पास बैठते थे, सब बातचीत करते थे। आज अलाव अलाव खत्म हो गया है, घर में बैठ करके बड़ा गोबर चला करके अपने अपने कमरे में बच्चे बैठे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, फोन चला रहे हैं। किसी को टाइम नहीं किसी दूसरे से बात करना। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर लिखेंगे बहुत बढ़िया फोटो भैया, लेकिन जब बगल में बैठे रहेंगे तो बातचीत नहीं करेंगे, बगल में बैठेंगे मोबाइल फोन से फेसबुक। फेसबुक या दोस्त ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, और बगल वाला दोस्त जो है एकदम से मटियामेट हो गया है। यानी आजकल क्या है, आप बैठे हो, आपके पिताजी बैठे, कुछ लोग बैठे, तो आपके पिताजी मोबाइल निकाल के ऐसे ऐसे चश्मा लगा के ऐसे ऐसे करेंगे, आप बगल में बैठ के ऐसे पबजी खेलेंगे, कुछ बगल के पे पिक्चर देखेगा, कुछ कुछ करेगा, कुछ व्हाट्सएप पे चैटिंग करेगा। मतलब सब लोग 10 लोग हैं घर में, 10 के पास मोबाइल है और 10 अपना अपना काम कर रहे हैं। एक दूसरे के पास बैठ करके कुछ बातचीत नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के सहानुभूति नहीं कर रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं रहा किसी से। संबंध बहुत ज्यादा बदल चुका है। तो शारीरिक संबंध मतलब कि जो तमाम सारे संबंध है, चाहे वो कोई भी संबंध हो, सब संबंध बदल चुके मोबाइल के आ जाने से। तो टेक्नोलॉजी के आ जाने से सब कुछ आपका बदल चुका है, पूरा समाज बदल चुका है। शिक्षा, सातवां कारक है शिक्षा, एजुकेशन।
देखिए, एजुकेशन के आ जाने से भी तमाम सारे सामाजिक बदलाव हुए हैं। शिक्षा व्यक्ति के सोच, दृष्टिकोण और व्यवहार सबको बदल देती है। यह सामाजिक समानता को बढ़ावा देती है शिक्षा, स्वतंत्रता को बढ़ावा देती है और न्याय के मूल्यों को बढ़ावा देती है शिक्षा, ताकि जो है लोग स्वतंत्रता, समानता और न्याय के पक्ष में आगे। चूँकि समाज शिक्षित हुआ, तभी समाज में समानता, स्वतंत्रता और न्याय की बातें होने लगी। इससे पहले समाज में स्वतंत्रता और समानता या न्याय की बातें नहीं होती थी, और ये जब होने लगी कब? ये होने लगी तभी बेटा, जब चीज़ें हुई क्लियर, ठीक है? समाज में तभी के लिए ये सब चीजें हुई, समानता, स्वतंत्रता और न्याय के मूल्यों को बढ़ावा देती है, ठीक है? शिक्षा के द्वारा ही हम इन चीजों को जान पाते हैं। दो उदाहरण के माध्यम से आपको समझने का प्रयास मैं करूंगा। शिक्षा के प्रचार या प्रसार से दहेज प्रथा और बाल विवाह में कमी आई है। तो ये पहला जो है परिवर्तन हुआ समाज में कि शिक्षित हुई, महिलाएं शिक्षित हुई, लड़के लड़की अपना आप जो है पढ़ लिख लिया, आपस में बातचीत करके दहेज वगैरह वाला प्रथा धीरे धीरे खत्म हो रही है। अब दहेज मात्र उपहार के रूप में लिया दिया जा रहा है, ठीक है? और दहेज वाला सिस्टम लगभग में खत्म हो चुका है, क्योंकि खर्चा सभी का उतना बराबर, मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है। शादी ब्याह में बहुत बड़ा खर्चा होता है, मतलब जितना आप कमाए वमाए रखे रहते हैं, शादी ब्याह में इकट्ठे अगर आप चाहें तो जितना भी कमा रहे हो और जितना भी खर्चा करना चाहें आप, तो जितने भी आप पैसे रखे हो सब कुछ आप खर्च कर सकते हो, ठीक है? शादी ब्याह में अगर घर बनवाने लगे आप, शादी करने लगे, या फिर कहीं पर भी, तो आप जितना भी कमाए रखे हो वो आपके खर्च हो जाते हैं। या फिर आप देखते हैं शादी ब्याह के द्वारा क्या होता है, जो दहेज प्रथा होती है, शिक्षित अगर आप है तो दहेज प्रथा, दहेज में ही बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमको इतना बड़ी-बड़ी कार चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ठीक है? अब आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, टुटपुंजिया नौकरी है, मुश्किल से 20,000 रुपए सैलरी पाते हो। आप 4 चक्का में, मतलब उनको क्या मिलेगा? 4 चक्का ब्याहे में, कहेंगे हमको 4 चक्के चाहिए, ठीक है? 4 चक्का लें ब्याहे में। समझ रहे हो? सरकारी नौकरी हो जाने से। कोई इतना कमा रहा है, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, दुनिया भर का टीम-टाम करेंगे, दहेज प्रथा। ये दहेज का जो एक प्रकार से चीज़ें आज लोग पढ़ रहे हैं, लड़कियाँ भी नौकरी कर रही हैं। अब नौकरी कर रही लड़की है तो भाई वो दहेज लोग मांगेगा ही नहीं, जब नौकरी लड़की करेगी तो क्यों क्यों मांगेगा? क्योंकि लड़की ही आ रही है, वो कमाएगी, तो वो अपना भी जो है कमाएगी, तुम भी कमाओगे, तो आराम से जीवन हो जाएगा। ऐसे बाल विवाह, पहले छोटे पे शादी हो जाती थी, तो भाई बच्चा कमा ही नहीं, तो दहेज वहेज भी चलता था। आज दहेज जो है, आज दहेज एक प्रतिष्ठा का सूचक बन चुका है। लोग कहते हैं कि भाई तुम्हारे उसमें लड़कों में कितना मिला? अगर दहेज कम मिल गया तो बड़ा जो है समाज ऐसे बगल में बैठेंगे, अरे यार ये क्या मिला, लगता है कुछ कमी थी लड़के में, या कुछ ऐसे समाज के लोग 4-5 लोग ऐसे बूढ़े बैठेंगे, एकदम से मूर्खतापूर्ण बातें करेंगे, ठीक है? अरे दहेज को मत तोलो बेटा कि दहेज कितना क्या मिला है, प्रेम देखिए कि प्रेम कितना मिल रहा है, और मेन चीज होता है प्रेम, ठीक है? दहेज तो अलग मैटर होता है। तो ये सब चीजें आज तब क्लियर हुई है, तब लोग समझ पा रहे हैं जब वो शिक्षित हो रहे हैं। अगर शिक्षा है व्यक्ति के अंदर, तो वो चीजें ये सब नहीं सोचता है कि भाई दहेज कितना मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है। लेकिन जो शिक्षित नहीं है, वो यही बैठ के बोलेंगे कि ये हुआ, ये नहीं हुआ, इसको ऐसा होना चाहिए था, लड़कवा के 4 जो है इतने हैं, 10 लोग हैं उसमें, ये है, वो तमाम शादी ब्याह देखने जाएँगे, तो आजकल लड़की वाले जो माता-पिता होते हैं, उनकी भी बड़ी गलतियाँ हैं। वो भी पहले पहुँचते यही पूछते कितना माँग जाँच है भैया, ठीक है? तमाम चीज़ें होती, तो इसमें दिक्कत होती है फिर उसमें, मतलब ये एक जो शादी का वो होता है माहौल, वो कब बिगड़ जाता है जब उसमें दहेज की बात आ जाती है। तो लोग शिक्षित हो रहे हैं, लड़की-लड़का पढ़ लिख रहे हैं, वो आपस में समझ ले रहे हैं, भाई लड़की भी कमाती है, लड़का भी कमाता है, तो फिर दहेज लेने की कोई बात ही नहीं होती है। ठीक है? तो पढ़ने लिखने चाहिए, और पढ़ने लिखने से ये सब चीज़ें कम हो जाएँगी। शिक्षित महिलाओं ने घरेलू जीवन के साथ-साथ नौकरी और व्यवसाय में भी योगदान देना शुरू कर दिया, जिससे दहेज प्रथा वगैरह कम हुई है। ठीक है? लोगों का सोचने का नज़रिया बदला है। अगला 8वां, संचार माध्यम, मास मीडिया। देखिए टीवी के, रेडियो, इंटरनेट, सोशल मीडिया, इन सभी ने समाज को एकदम से जागरूक कर दिया है, संवेदनशील बना देती है। आज आप कुछ भी जानना है, कुछ भी आपको समझना है, कोई भी चीज़ आपको नहीं पता है, तुरंत आप गूगल पर, एआई पर तमाम चीज़ें सर्च करिए, तुरंत आपको पूरा जानकारी मिल जाएगी। कहीं पर भटकने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये माध्यम सामाजिक मुद्दों को उजागर कर विचारों को बदलने में सहायता करते हैं। समाज बदलना, सामाजिक परिवर्तन आजकल बहुत सरल हो चुका है, ये बात ध्यान रखेंगे। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान को मीडिया ने जन जन तक पहुंचा दिया है, सभी को पता चल गया है। पहले कोई अभियान चलता था, किसी को पता ही नहीं चलता था कौन सा अभियान चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है। अब पता चल रहा है। तो दूसरी बात है, फिल्में और वेब सीरीज ने जात पात और लिंग भेद पर सवाल उठा करके सामाजिक चेतना को बढ़ाया है। ये सब चीजें आजकल की वेब सीरीज जाति आधारित बन रही है। पहले जातियों पर आधारित फिल्में बन, मतलब जाति का भेदभाव खत्म करने के लिए पिक्चर बनती थी, मूवी बनती थी। आजकल क्या हो रहा है, जातिवाद के नाम पर मूवी बन रही है। ठीक है, तमाम सारी चीजें। तो आज पूरा सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों प्रकार के परिवर्तन समाज में देखने को मिलते हैं, सोशल मीडिया, मास कम्युनिकेशन या मास मीडिया के आ जाने से। इस तरीके से आपने इसके जो है फैक्टर्स को समझा, तमाम सारे फैक्टर्स मैंने आपको बताए। आप वीडियो को फिर से एक बार पुनः देख सकते हैं अगर नहीं समझ में आया, वैसे समझ में आ गया होगा।
सरल भाषा में उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको सब चीजों को समझाया है, बहुत ही बारीकी के साथ, कहीं पर भटकने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। देखें, सामाजिक परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है, सतत माने लगातार, सस्टेनेबल चलने वाली प्रक्रिया है, लगातार होने वाली प्रक्रिया है, जो प्राकृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कारकों के प्रभाव से संचालित होती है। जब समाज किसी एक दिशा में स्थिर नहीं होता है, क्या होता है, समाज दिशा में स्थिर नहीं रहता है, बल्कि समय, जरूरत और परिस्थितियों के अनुसार वो बदलता रहता है, तभी उसे जीवित और प्रगतिशील माना जाता है। अगर कोई समाज स्थिर हो जाए, उसमें बदलाव ही ना हो, तो समाज मृत समाज कहा जाएगा, वो जागृत समाज नहीं कहा जाएगा। समाज तो वही होता है जिसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से समाज में परिवर्तन को लेकर के मैंने आपको बता दिया पूरा डिटेल्स जानकारी। अब चैप्टर नंबर 3 से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं सोशल चेंज, फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज से, उसको हम समझते हैं। 15 एमसीक्यूज मैंने तैयार किया आपके लिए, जैसे मैंने प्रथम सेमेस्टर फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर के बनाए थे, ऐसे ही इसके भी बना दिए, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख भौतिक कारक कौन सा है? सबसे प्रमुख भौतिक कारक होता है जलवायु। जलवायु परिवर्तन से क्या होता है, पूरा का पूरा सिस्टम बदल जाता है। कैसे बदलता है, समझें इसको। देखिए, जलवायु किसी समाज के रहन सहन को, भोजन को, वस्त्र, व्यवसाय इत्यादि को प्रभावित करती है। जैसे कि जलवायु, कहीं पर गर्म जलवायु है, वहां पर अलग टाइप का भोजन, वस्त्र सब खाते हैं, ठंडी वाले लोग अलग तरीके से भोजन वगैरह खाते हैं, तो ये सब चीजें होती है। जैसे रेगिस्तानी क्षेत्रों में जीवन शैली अलग होती है और मैदानी भागों में अलग होती है, पहाड़ी क्षेत्रों में अलग होती है, ठीक है। अतः यह सामाजिक परिवर्तन का एक प्रमुख कारक होता है। कौन? वो होता है आपका जलवायु परिवर्तन, ठीक है। तो पहले का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, तकनीकी विकास का संबंध किससे है? आध्यात्मिकता से नहीं, नैतिकता से नहीं, औजारों और मशीनों से। बिल्कुल, औजारों और मशीनों का जो आविष्कार हुआ है वो तकनीकी विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तकनीकी विकास के अंतर्गत मशीनों, औजारों और तकनीकों का विकास होता है, जो समाज की जीवन शैली, उत्पादन प्रणाली और रोजगार को बदल देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। औद्योगिकरण का सामाजिक परिवर्तन से क्या संबंध है? औद्योगिकरण का सामाजिक परिवर्तन से क्या संबंध है? इससे क्या होता है, तीव्र सामाजिक परिवर्तन का कारण बनता है औद्योगिकरण। उद्योगों के विकास समाज में परिवर्तन जो होता है वो मतलब कि तीव्र सामाजिक परिवर्तन का कारण बनता है, ध्यान रखेंगे। उद्योगों के विकास से क्या होता है, पारंपरिक जीवन शैली को बदल करके आप देखते हैं आजकल जो है शहरीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, उद्योगों के विकास से शहर बन रहे हैं, श्रमिक वर्ग की वृद्धि हुई है, वर्ग संघर्ष जैसे परिवर्तन सामने आए हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे, चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, समाज शास्त्र में आंतरिक कारक किसे माना जाता है? तो विचारधारा को आंतरिक कारक मानते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बाकी जलवायु, युद्ध और प्राकृतिक आपदा, इन सभी के आने से समाज बाहरी रूप से परिवर्तित होता दिखता भी है, लेकिन जो विचारधाराएं होती हैं वो एक आंतरिक कारक होती हैं जो समाज को प्रभावित करने के लिए मोटिवेट या प्रेरित करती हैं। समाज के भीतर उत्पन्न होने वाले सिद्धांत जो होते हैं आंतरिक कारक कहलाते हैं, जैसे कि मूल्य हो गए, विचारधाराएं हैं, आंतरिक कारकों में आते हैं, ठीक है, जो समाज को भीतर से बदल देते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 5वां नंबर प्रश्न आप देखिएगा। 5वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का जैविक कारक नहीं है? जैविक कारक आपका मृत्यु हो गया, जन्म हो गया, वंशानुक्रम, सब जैविक कारक में आते हैं, जबकि यातायात जो होता है ये जैविक कारक नहीं होता है। यातायात एक भौतिक और तकनीकी कारक है, जबकि शेष जैविक कारक हैं जो जनसंख्या के स्वरूप को प्रभावित करते हैं। 8वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न सांस्कृतिक परिवर्तन किसके कारण होता है? सांस्कृतिक परिवर्तन जो होता है सांस्कृतिक संपर्क की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने ये लगा उनका बिल्कुल राइट आंसर है। यानी जब दो या दो से अधिक संस्कृतियां एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, तो उनमें के जो विचार होते हैं, एक संस्कृति के विचार, रीति रिवाज और मूल्य आदान प्रदान किसके, कुछ मूल्य इनके जाते हैं, मतलब कि एक संस्कृति दूसरी संस्कृति से मिलती है तो अपने विचारों का, रीति रिवाजों का, परंपराओं का, मूल्यों का आदान प्रदान करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 7वां नंबर प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन का संबंध किससे होता है? सामाजिक स्थिति की स्थिरता से नहीं, समय के साथ समाज में होने वाले परिवर्तनों से। बिल्कुल बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने बी लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ समय के साथ सामाजिक संस्थाओं में, सामाजिक मूल्यों में और संरचनाओं में परिवर्तन से होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 8वां नंबर देखेंगे, शहरीकरण किस परिवर्तन से संबंधित होता है? शहरीकरण जो होता है ग्राम से नगर की ओर स्थानांतरण को ही शहरीकरण कहते हैं। ग्राम से नगरों की ओर परिवर्तन को शहरीकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शहरीकरण जो होता है ग्राम में जीवन या ग्राम संस्कृति को समाप्त करके आधुनिक नगरीय संस्कृति को जन्म देता है, जिससे सामाजिक परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न 9वां नंबर, किस कारक को सामाजिक परिवर्तन का इंजन कहा जाता है?
तो शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का इंजन कहा जाता है। शिक्षा रूपी इंजन के माध्यम से पूरी की पूरी जो है रेलगाड़ी चलती है। ठीक है, आगे देखेंगे शिक्षा व्यक्ति की सोच, दृष्टिकोण, व्यवहार और सामाजिक भूमिकाओं को परिवर्तित करती है। शिक्षा के माध्यम से सब कुछ हो सकता है, अतः इसे परिवर्तन का इंजन कहा जाता है। बिना शिक्षा के परिवर्तन संभव नहीं हो पाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तकनीकी परिवर्तनों का सीधा असर किस पर पड़ता है? तकनीकी परिवर्तनों का सीधा असर पड़ता है उत्पादन प्रणाली पर। किस पर पड़ता है बेटा? उत्पादन प्रणाली पर जो है तकनीकी परिवर्तनों का सीधा असर पड़ता है। उत्पादन की प्रणाली से टेक्नोलॉजी का विकास हुआ तो तमाम प्रकार के उत्पादन की विधियों में परिवर्तन हुआ, उत्पादन की मात्रा बढ़ी, ठीक है, कार्य क्षमता जो है बढ़ी और सब कुछ हुआ, यानी जो काम ज्यादा लोग करते थे वो काम कम ही लोग करने लगे, सब कुछ इससे परिवर्तित हुआ। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 11 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक बार जितने भी लोग देख रहे हो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक दृष्टिकोण से संबंध रखता है? आर्थिक दृष्टिकोण से कौन संबंध रखता है बेटा? कार्ल मार्क्स जो है ये आर्थिक सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक दृष्टिकोण से संबंध रखते हैं। कार्ल मार्क्स ही वह व्यक्ति जो कि वर्ग संघर्ष की विचारधारा देते हैं। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया। कार्ल मार्क्स ने एक प्रकार से वर्ग संघर्ष की विचारधारा दी। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम का एक लेख लिखा 1848 में, जिसका प्रकाशन हुआ। ठीक है, मानव मतलब कि समाजवाद के जनक माने जाते हैं, वैज्ञानिक समाजवाद के जनक है कार्ल मार्क्स। मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन को आर्थिक संरचना में परिवर्तन के रूप में देखा। आधारभूत ढांचा ही अधिरचना को बदलता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आ चुका है, 12 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव का प्रश्न। सामाजिक परिवर्तन का आवश्यक तत्व कौन सा है? सामाजिक परिवर्तन का आवश्यक तत्व होता है निरंतरता, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी होता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी एक सतत प्रक्रिया है सामाजिक परिवर्तन, जिसमें हमेशा समय के साथ साथ निरंतर परिवर्तन होता रहता है। 13 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, कानूनों में परिवर्तन का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताएं, कानूनों में परिवर्तन का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? फटाफट से आप बताएंगे। तो कोई प्रभाव, बिल्कुल बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं। समाज में गतिशीलता बढ़ती है, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, जब नए कानून लागू होते हैं तो समाज में नए व्यवहार और नई मान्यताओं का विकास भी होता है, यानी कानून के लागू होने से समाज में बहुत कुछ बदल जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न, धार्मिक पुनर्जागरण किस प्रकार का सामाजिक परिवर्तन दर्शाता है? धार्मिक पुनर्जागरण जो होता है, धार्मिक पुनर्जागरण बेटा जो होता है वो कैसा दर्शन दिखाता है? वो सांस्कृतिक दर्शन को दिखाता है, यानी कि धार्मिक पुनर्जागरण में परंपराओं, मान्यताओं और संस्कृति में बदलाव होता है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इस चैप्टर का, तीसरे का सॉरी 15 नंबर क्वेश्चन आ चुका। सामाजिक परिवर्तन के जैविक कारकों में किसे शामिल किया जा सकता है? तकनीकी विकास को नहीं, शिक्षा को नहीं, जन्म और मृत्यु को शामिल किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जन्म और मृत्यु जैसे जैविक कारक समाज की जनसंख्या संरचना को प्रभावित करते हैं, जिससे सामाजिक परिवर्तन होता रहता है। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारी चीजों को समझ लिया। चैप्टर संख्या 3 को आपने समझ लिया। अब अगले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 के बारे में चर्चा करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर